नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे और आज अपने जो अध्ययन का जो टॉपिक है, बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, यह इस क्लास का सेकंड चैप्टर है, यानी पार्ट द्वितीय। क्लियर बच्चों? इससे पूर्व वाली क्लास में हमने अध्ययन किया था कि बंगाल में किस प्रकार ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई, उसकी जो प्रारंभिक रूपरेखा क्या थी, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा जारी रखी थी। और उसमें मैंने आपको बताया था अलीवर्दी खां, जो बंगाल बिहार उड़ीसा का सूबेदार था, उसकी मृत्यु से पूर्व उसके जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, तो उसने उसको सोल्व करते हुए अपने जो तीसरी पुत्री है, उसका जो पुत्र था सिराजुद्दौला को वहाँ का शासक बनाया, बंगाल बिहार उड़ीसा का। और उसकी दोनों पुत्रियाँ फर्स्ट और सेकंड, और उसका जो बहनोई था मीर जाफर, वह उसके विरुद्ध हो गए थे, किंतु उसने उत्तराधिकारी संघर्ष में पूर्णतः इनका सफाया किया और स्वयं शासक बन बैठा। अलीवर्दी खां ने मरने से पूर्व ही सिराजुद्दौला को कहा था कि अंग्रेजों पर नजर रखना, क्योंकि वह उपनिवेश स्थापना के लिए संपूर्ण विश्व में लड़ रहे थे। अतः वह कर्नाटक में भी वह यह लड़ाई उन्होंने जारी रखी थी। अतः सिराजुद्दौला को यह बात कही गई थी कि कहीं बंगाल में इस तरह का उपद्रव न हो जाए, अतः इन अंग्रेजों पर पूरी नज़र रखना। आगे चलकर सिराजुद्दौला ने जब शासक बना तो सभी ने सिराजुद्दौला को उपहार दिए शासक बनने पर, किंतु अंग्रेज इस बात को लेकर जानबूझकर सिराजुद्दौला को कोई उपहार नहीं दिए। इससे सिराजुद्दौला पहले से ही अंग्रेजों से नाराज था और नाराज हो गया। होल वेल की कथा नहीं है सब। इसी बीच सिराजुद्दौला ने जब अंग्रेजों की मुर्शिदाबाद स्थित फैक्ट्री को देखना चाहा तो अंग्रेजों ने दिखाने से इनकार कर दिया। दूसरी बात, जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के व्यापार संबंधी बातों को जानना चाहा तो अंग्रेजों ने बताने से साफ इनकार कर दिया। और जो नवाब के विरुद्ध जो षड्यंत्र रच रहे थे, उन सभी को अंग्रेजों ने संरक्षण दे रखा था, जिनमें राय दुर्लभ, मेहताब चंद आदि लोग थे, घसीटी बेगम। अतः सिराजुद्दौला इस बात से भी नाराज था। अतः अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया, क्योंकि जब फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में किलेबंदी कर रहे थे, तो नवाब ने फरमान जारी किया कि दोनों अपनी किलाबंदी रोक दें, किंतु फ्रांसीसियों ने रोक दी, किंतु अंग्रेजों ने नहीं रोकी। तो अंग्रेजों से जब ये पूछा गया कि वह कलकत्ता की किलाबंदी क्यों कर रहे थे, तो उसने अनर्गल उत्तर दिया। अतः विवश होकर सुल्तान ने उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध की घोषणा प्रारंभिक थी और उन्होंने फोर्ट विलियम दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और उसी बीच एक होलवेल नामक व्यक्ति था, जिसने काल कोठरी नामक एक घटना का जिक्र किया। इस काल कोठरी की घटना तक हमने इसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। अब उसके आगे हम अध्ययन करेंगे और अलीनगर की संधि के बारे में पढ़ेंगे। अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि। कासिम बाजार तथा कलकत्ता की पराजय का समाचार मद्रास पहुंचा तो वहां के अंग्रेज अधिकारी अत्यधिक उत्तेजित हो उठे। वे इतनी आसानी से अपनी पराजय स्वीकार करने अथवा नवाब से क्षमा याचना करने के लिए तैयार नहीं थे। तो वे शस्त्र बल से नवाब को झुकाकर अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम करने के पक्ष में थे, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते तो भारतीय राजनीति में उनकी प्रतिष्ठा को धक्का मिलता।
और उसका लाभ उठाकर प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी पुनः जोर शोर से उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। अतः मद्रास काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि क्लाइव के नेतृत्व में कासिम बाजार और कलकत्ता पर आक्रमण करने तथा उन पर पुनः अधिकार करने के लिए एक शक्तिशाली सेना बंगाल भेजी जाए। क्लाइव की सहायता के लिए जल सेना नायक वाटसन को नियुक्त किया, यानी वाटसन और क्लाइव दोनों आए। मद्रास काउंसिल ने क्लाइव को यह भी आदेश दिया कि बंगाल के मौजूदा नवाब सिराजुद्दौला को हटाने का पूरा प्रयास किया जाए और इस संबंध में उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की। सिराजुद्दौला को यह आशा नहीं थी कि अंग्रेज इतनी जल्दी से आ धमकेंगे और उसके विरुद्ध पुनः एक शक्तिशाली गुट खड़ा करके उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने में वह सफल हो जाएंगे। इसलिए न तो कलकत्ता की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की और न ही समुद्री तटों की निगरानी तथा सुरक्षा पर ध्यान दिया। यानी सिराजुद्दौला ने सोचा ही नहीं था कि अंग्रेज इतनी जल्दी आ जाएंगे। अतः उसने न तो कलकत्ता की सुरक्षा का कोई प्रबंध किया, न ही समुद्री तटों की सुरक्षा का कोई प्रबंध की ओर ध्यान दिया। दिसंबर 1756 के अंत में अंग्रेजों की सेना बंगाल पहुंच गई। क्लाइव और वाटसन ने अपने विश्वस्त लोगों की सहायता से सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारियों तथा सेठ साहूकारों को अपनी ओर मिलाना तथा नवाब को सत्ताच्युत करने का षड्यंत्र रचने लगे। ऐसे लोगों में राजा माणकचंद, व्यापारी अमीरचंद, जगत सेठ बंधु, मीर जाफर आदि थे। राजा माणकचंद को भारी रिश्वत दी गई। 2 जनवरी 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। अंग्रेजों की सेना ने हुगली और उसके आसपास के क्षेत्रों को लूटा। नवाब सिराजुद्दौला को जब यह सूचना मिली तो वह 40,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता की तरफ बढ़ा। 30 जनवरी को क्लाइव ने नवाब की सेना पर आक्रमण करके उसे काफ़ी क्षति पहुंचाई। इससे नवाब का मनोबल गिर गया। यानी प्रारंभिक रूप से क्लाइव ने इतना भयंकर आक्रमण किया कि नवाब का मनोबल ही गिर गया। उसने सलाहकारों ने भी अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए उस पर दबाव डाला। परिणाम स्वरूप नवाब संधि के लिए तैयार हो गया। नवाब तत्काल संधि के लिए तैयार क्यों हो गया, यह अत्यंत विवाद का विषय है। एक मान्यता यह है कि नवाब को अपने मान को पराजित करके दिल्ली में डेरा डाल रखा था और उसे अफवाह जोरों पर थी कि रोहेलों और अफगानों की सहायता से वह बंगाल पर आक्रमण करने वाला है। ऐसी स्थिति में नवाब ने अंग्रेजों से संधि कर लेना ही उचित समझा। उधर क्लाइव की स्थिति अधिक मजबूत न थी, यानी क्लाइव भी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं था। वाटसन ने उसके साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए, यानी 2 अधिकारी आए, दोनों के मध्य तनावपूर्ण संबंध हो गए और कलकत्ता की काउंसिल से उसे अपेक्षित सहयोग भी नहीं मिल पा रहा था। अतः बिना कठिनाई प्राप्त होने वाले यश से वंचित रहना क्लाइव को पसंद न था। यानी आगे होकर थाली परोसी जा रही थी तो क्लाइव उससे दूर नहीं रहना चाहता था। इसलिए जब नवाब की तरफ से संधि का प्रस्ताव आया तो क्लाइव ने उसे स्वीकार कर लिया। 9 फरवरी 1757। 9 फरवरी 1757 को यह संधि संपन्न हुई थी। दोनों पक्षों में संधि हो गई, जिसे अलीनगर की संधि कहा जाता है, जिसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार है। पहली, मुगल बादशाह ने जो अंग्रेजों को जो व्यापारिक सुविधाएं तथा विशेषाधिकार दिए थे, नवाब ने उसको मान्यता प्रदान कर दी। यानी जो अंग्रेजों को सुविधाएं मिली हुई थी, नवाब भी वह सहायता या उन्हें वह रियायतें दे दी जाएगी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पहले की भांति कंपनी का दस्तक का प्रयोग अधिकार मान लिया गया है। यानी जो दस्तकों का प्रयोग वह कर रहे थे वो भी मान लिया गया। जिन फैक्ट्रियों पर नवाब ने अधिकार कर लिया था उन्हें कंपनी को लौटा दी जाएगी तथा कंपनी की संपत्ति तथा अंग्रेजों को जो हानि हुई है, नवाब उसकी क्षतिपूर्ति का देने का वचन दिया। यानी नवाब ने क्षतिपूर्ति देने की बात कही। कंपनी को कलकत्ता में अपनी इच्छा अनुसार किलेबंदी करने की छूट दे दी। यानी कंपनी को इस बात की भी छूट दे दी कि वह अपनी इच्छा अनुसार कलकत्ता की किलेबंदी करे। कंपनी को निजी सिक्के डालने का भी अधिकार दे दिया। यानी कंपनी अब अपना भी रुपया डाल सकती है। उपयुक्त सुविधाओं के बदले कंपनी ने नवाब को उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। यानी इस प्रकार नवाब की एक ही बात मानी गई कि नवाब की सुरक्षा का वचन कंपनी दे रही है। बाकी सारी की सारी जो शर्तें थी कंपनी के फेवर की थी।
कलकत्ता की किलेबंदी का अधिकार दे दिया, सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया, दस्तकों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया, और जो रियायतें मुगल काल में मिली थी वो रियायतें उनको वापस प्रदान कर दी गई। अलीनगर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी लाभदायक और नवाब सिराजुद्दौला के लिए अपमानजनक थी। पहले ही बताया जा चुका है कि सारी की सारी शर्तें अंग्रेजों के फेवर में थी। संधि में एक्चुअल में एक घोड़ा होता है और एक घुड़सवार होता है। कोई भी अगर संधि होती है तो उसमें एक घोड़ा होता है, एक घुड़सवार होता है। घोड़ा जो संधि की ज़्यादा शर्तें मानता है वो घोड़ा है, और जो ज़्यादा शर्तें मनवाता है वो घुड़सवार है। अतः अंग्रेज सिराजुद्दौला नामक घोड़े पर सवार हो गए। क्लाइव ने संधि के द्वारा कंपनी के लिए बहुत सारे अधिकार प्राप्त कर लिए। इस संधि के द्वारा उसने फ्रांसीसी और नवाब के संभावित गठबंधन को रोक दिया, जिससे बंगाल में कंपनी की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ हो गई। वस्तुतः अलीनगर की संधि पर दोनों पक्षों ने परिस्थितियों से विवश होकर हस्ताक्षर किए, अतः दोनों में पुनः संघर्ष होना अवश्यम्भावी हो गया था। यानी अलीनगर की संधि एक तरह से विवश होकर की गई थी, वह जहाँ क्लाइव को सहयोग नहीं मिल रहा था, वहीं सिराजुद्दौला भी संधि के पक्ष में था, अतः दोनों के मध्य संधि हो गई। अगला है प्लासी का युद्ध। अगला है प्लासी का युद्ध। सत्रह प्लासी का युद्ध। अतः दोनों के मध्य संधि हो गई। संधि होने के बाद दोनों के मध्य जो प्लासी का युद्ध हुआ, जो इस प्रकार है। प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित कारण हैं जो पढ़ेंगे। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास का मोड़ बिंदु और निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, यानी प्लासी के युद्ध के कारण निम्न है। पहला है संधि की शर्तों का पूरा न होना। संधि की शर्तों का पूरा न होना, यानी दोनों के मध्य जो संधि हुई थी उनकी शर्तों को पूरा न होना। परिस्थितियों से विवश होकर दोनों पक्षों ने संधि तो कर ली, अलीनगर की संधि, परंतु शर्तों का पालन करने में किसी ने भी रुचि नहीं ली। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को मुआवजा देने का जो वचन दिया था, परंतु उसे किसी प्रकार का मुआवजा अंग्रेजों को नहीं दिया। जेम्स म्योर का कथन है कि नवाब संधि की शर्तों को पूरा करने के लिए न था, तैयार न था। इस प्रकार युद्ध आवश्यक बन गया। इस प्रकार कंपनी का आरोप कंपनी पर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि कंपनी ने नवाब से पहले भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी। अंग्रेजों का मानना था कि जब तक नवाब सिराजुद्दौला बना रहेगा उनके हितों को खतरा बना रहेगा। पहली शर्त यह है कि दोनों ने ही संधि को स्वीकार नहीं किया, न तो उन्होंने कोई खर्चा दिया, न कोई इस तरह की बात की उन्होंने, और सिराजुद्दौला के पहले अंग्रेजों ने युद्ध की तैयारियां कर ली। दूसरा है अंग्रेजों द्वारा नवाब पर दोष लगाना। 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 अंग्रेजी लेखकों का मत है कि सिराजुद्दौला ने अपने कुछ निजी पत्रों में अंग्रेजों के शत्रुओं से मित्रता न रखने का आश्वासन दिया था। कंपनी ने इस प्रकार के आश्वासनों को भी संधि का एक अंश समझ लिया था, जबकि सच्चाई यह थी कि संधि के समय ही नवाब ने इस प्रकार की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। संयोगवश इन्हीं दिनों बंगाल के फ्रांसीसियों ने नवाब के साथ संबंध बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे क्लाइव को यह भय लगा कि अपमानित नवाब फ्रांसीसियों से मिलकर अंग्रेजों के से अपना प्रतिशोध लेने की कोशिश न करे। यानी उन्हें डर था कि कहीं नवाब फ्रांसीसियों से मिलकर अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने की कोशिश न करे। इसलिए क्लाइव ने फ्रांसीसियों की बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण करने के लिए नवाब की अनुमति मांगी। यानी फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए क्लाइव ने नवाब की स्वीकृति मांगी।
नवाब फ्रांसीसियों को अपना शत्रु बनाना नहीं चाहता था। नवाब उनसे फ्रांसीसियों से शत्रुता नहीं लेना चाहता था। अतः उसने अंग्रेजों को गोलमाल जवाब भिजवा दिया। क्लाइव ने 14 मार्च 1757 को चंद्रनगर पर अचानक आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने नवाब पर अलीनगर की शर्तें तोड़ने का दोष भी लगा दिया, जिसे नवाब ने स्वीकार नहीं किया। नवाब का कहना था कि बंगाल के फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, तब भला उन्हें शत्रु कैसे मान लिया जाए। यानी नवाब का यह कहना था कि फ्रांसीसियों ने ऐसा कोई काम नहीं किया बंगाल के विरुद्ध, तो उन्हें कैसे शत्रु मान लिया जाए। परंतु अंग्रेज अपनी बात पर डटे रहे, क्योंकि उन्हें तो आरोप लगाना था। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। बहुत से विद्वानों का मानना है कि नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध कुछ प्रभावशाली मुस्लिम सरदारों एवं धनवान हिंदुओं ने कुचक्र रचने में लगे हुए थे। जब उन्होंने अंग्रेजों से इसमें सहयोग मांगा तो उन्हें तत्काल स्वीकृति प्रदान कर दी। मुस्लिम सरदारों में मीर जाफर जो बहनोई था और सिराजुद्दौला का फूफा था। मिर्जा अमीर बेग, हुसैन खां प्रमुख थे, जो न किसी रूप में नवाब द्वारा बेइज्जत किए जा चुके थे। यानी यहन के प्रकार ये सिराजुद्दौला से बेइज्जत हो चुके थे। हिंदू लोग सिराजुद्दौला की कट्टर धार्मिक नीति के कारण विरोधी बने हुए थे। जगत सेठ बंधुओं मेहताब राय और स्वरूप चंद्र को भी नवाब ने अपमानित किया था। नदिया की शक्तिशाली जमींदार महाराजा कृष्णचंद्र भी नवाब की हिंदू विरोधी नीति से असंतुष्ट था। इसके अलावा प्रमुख हिंदू व्यापारी थे, जिनका अंग्रेजी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध था और दोनों के हित एक समान थे। परंतु उपलब्ध साक्ष्यों से मालूम होता है कि षड्यंत्र का निर्माण में अंग्रेजों ने पहल की थी, यानी अंग्रेजों ने इसकी पहल की थी। अलीनगर की संधि के बाद ही मद्रास के अधिकारी अपनी सेना वापस भेजने की मांग करने लगे थे, परंतु क्लाइव का मानना था कि बंगाल में अभी काम पूरा नहीं हुआ। अतः उन्होंने मद्रास की सेलेक्ट कमेटी को संपूर्ण स्थिति समझाते हुए मार्ग निर्देश करने की प्रार्थना की। मद्रास से क्लाइव को उत्तर भेजा गया कि बंगाल प्रांत में ऐसी किसी शक्ति के से संबंध स्थापित किया जाए जो नवाब से असंतुष्ट हो, नवाबी का दावा कर रही हो, ताकि सिराजुद्दौला को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। यानी उन्होंने भी एक चाल चली कि उस शक्ति को इनवाइट करो या उस शक्ति के साथ मिलो जो नवाब को हटाने के पक्ष में, जिससे कि आए नवाब को ही हटा दिया जा सके। इससे स्पष्ट है कि नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में अंग्रेजों ने ही पहल की थी। नवाब विरोधी षड्यंत्रकारियों ने मीर जाफर को नवाब बनाने का निर्णय लिया, जिसे अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया, यानी मीर जाफर उभर कर आया। अंग्रेजों ने मीर जाफर से अलग एक गुप्त समझौता कर लिया, जिसके अंतर्गत नवाब बन जाने के बाद मीर जाफर ने कंपनी को व्यापारिक, प्रादेशिक, आर्थिक सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। राय दुर्लभ को मंत्री पद का आश्वासन दिया गया। षड्यंत्र की शर्तें कलकत्ता के एक सिख व्यापारी अमीचंद की मध्यस्थता में तय हुई थी। अतः उसे नवाब के कोष से 5% भाग देने का वादा किया था, यानी अमीचंद को 5% नवाब के राजकोष से दिया जाएगा। जब कुछ तय हो गया तो अमीचंद ने 5% के अलावा 30,000 पाउंड की मांग की और मांग न मानने पर षड्यंत्र का भांडा फोड़ने की धमकी दी। इस पर क्लाइव ने धोखा देने की नीति अपनाई, यानी 5% के अलावा 30,000 पाउंड भी दे, नहीं तो वो भांडा फोड़ देगा अमीचंद। तो क्लाइव ने भी एक चाल चली और उसने 2 संधि पत्र तैयार करवाए, एक सफेद कागज पर सही और दूसरा लाल कागज पर जो झूठा था, जिसमें अमीचंद को 30,000 पाउंड देने की बात कही गई थी। यानी सफेद वाला तो सही था, वो तो ठीक है, एक लाल पत्र और बनवाया जिसमें 30,000 पाउंड देने की अमीचंद को बात कही गई थी। वाटसन ने एक झूठे संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, यानी वाटसन जो साथ में था उसने इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तब क्लाइव ने उसके जाली हस्ताक्षर बनाए और अमीचंद को संतुष्ट कर दिया। यानी क्लाइव की कितनी बड़ी चाल है। उसने व्हाइट पे तो हस्ताक्षर वाटसन के करवा लिया, पर लाल पे वाटसन ने मना कर दिया, तो उसके जाली हस्ताक्षर उसने खुद ही कर दिए और अमीचंद को संतुष्ट कर दिया। क्लाइव ने कंपनी के हितों की रक्षा के लिए धोखाधड़ी की थी, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने उसके इस कुकृत्य को भुला दिया
डोडवेल जैसे विद्वान ने भी क्लाइव के कार्य को उचित ठहराया। अपने विरोधियों के इस षड्यंत्र की सूचना नवाब को युद्ध से पूर्व ही मिल गई थी, परंतु नवाब ने षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध कोई सख्त कदम नहीं उठाया। उसने अपने चारों ओर प्रति वफादारी की शपथ लेने को कहा। उसने अपने चारों सेना नायकों मीरचंद, मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ खां, मीर मोइनुद्दीन खां को बुलाकर अपने प्रति वफादारी लेने की शपथ लेने को कहा। उनका ऐसा करने मात्र से ही नवाब संतुष्ट हो गए, जबकि वस्तुतः मीर मोइनुद्दीन खां के अलावा तीनों सेना नायक षड्यंत्र में शामिल थे। उन्होंने शपथ दिलवाई तो उन्होंने शपथ ले ली, किंतु मोइनुद्दीन खां ने तो उसकी तरफ ही रहा, किंतु तीन तो धोखाधड़ी में शामिल थे ही थे। घटनाएं। षड्यंत्र पूरा होते ही क्लाइव ने युद्ध का बहाना ढूंढना प्रारंभ किया। अब सिराजुद्दौला से युद्ध किस प्रकार किया जाए, इसका बहाना ढूंढना उसने शुरू किया। प्लासी के युद्ध का उसने नवाब को एक पत्र लिखा, यानी सिराजुद्दौला को एक पत्र लिखा, जिसमें उस पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। उसका यह आरोप कितना झूठा और निराधार था, इसकी पुष्टि उसी से हो जाती है। नवाब का उत्तर आने से पहले ही क्लाइव ने सेना सहित राजधानी की तरफ कूच कर लिया, यानी जवाब दिया नहीं, उससे पहले ही आक्रमण करने की सोच ली। 19 जून 1757 को अंग्रेजों ने कटवा पर अधिकार कर लिया। इसकी सूचना मिलते ही नवाब भी सेना सहित आगे बढ़ा। दोनों पक्षों की सेनाएं प्लासी के मैदान में आमने सामने आ डटी। नवाब की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे। क्लाइव के पास 800 यूरोपियन और 2200 भारतीय सैनिक थे, यानी टोटल 3,000 सैनिक थे और सामने 50,000 की सेना। क्लाइव ने अपना डेरा आम के पेड़ों की कतारों की ओट में लगाया, ताकि शत्रुओं के तोपखाने से राहत मिल सके। नवाब की विशाल सेना देखकर क्लाइव साहस खो बैठा। उसने आक्रमण करने का साहस नहीं किया, किंतु षड्यंत्रकारी सेना नायकों ने उसे पुनः विश्वास दिलाया कि अब 23 जून 1757 को क्लाइव ने धावा बोल दिया, यानी 23 जून को यह युद्ध लड़ा गया था। जून 1757 को युद्ध लड़ा गया था। नवाब के चारों सेना नायकों में से केवल 3 सेना नायकों ने अपने अपने दस्ते के साथ चुपचाप नजारा देखते रहे। केवल मोइनुद्दीन खान ने शत्रु का सामना किया, परंतु थोड़ी देर बाद वह मारा गया। दूरदर्शी नवाब अपने ही लोगों के विश्वासघात से घबरा गया और 2000 सैनिकों के साथ युद्ध मैदान से भाग खड़ा हुआ, यानी सिराजुद्दौला भाग खड़े हुए। उसके भागते ही नवाब षड्यंत्रकारी सेना नायकों ने अपने अपने दस्तों को भी लौट जाने के आदेश दिए। इस प्रकार बिना किसी विशेष प्रयास के ही क्लाइव ने युद्ध जीत लिया। नवाब जब मुर्शिदाबाद से पटना की ओर भाग रहा था, तब उसे बंदी बना लिया। 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया। 2 जुलाई को मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला की एक दर्दनाक मौत हो गई। युद्ध का महत्व, यानी प्लासी के युद्ध का महत्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि सैनिक दृष्टि से प्लासी का युद्ध ही नहीं था, परंतु इसके परिणाम बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। सैनिक दृष्टि से तो इसमें नवाब के केवल 500 तथा अंग्रेजों के 65 सैनिक मारे गए थे। नवाब की विशाल सेना की पराजय का मूल कारण उसके सेना नायकों का विश्वासघात था। क्लाइव ने जगत सेठ बंधुओं, मीर जाफर जैसे देशद्रोहियों की महत्वाकांक्षाओं का पूरा लाभ उठाया। जैसे के.एम. पणिकर ने लिखा, बहुत इम्पोर्टेंट है, यही लाइन आती है अक्सर एग्जाम में, के.एम. पणिकर की। प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। यानी प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों ने, यानी अमीर लोगों ने, और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसने न केवल बंगाल प्रांत में ही क्रांति उत्पन्न की, अपितु ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए। राजनीतिक महत्व, यानी प्लासी के युद्ध का राजनीतिक महत्व। राजनीतिक महत्व। प्लासी के युद्ध में तात्कालिक शासन व्यवस्था का खोखलापन स्पष्ट हो गया। भारतीयों के आंतरिक मतभेद प्रकट हो गए। यह भी स्पष्ट हो गया कि धनवान हिंदू लोग बंगाल में मुस्लिम शासन को समाप्त करने की दिशा में किस सीमा तक विदेशियों से साठगांठ कर सकते हैं।
इससे अंग्रेजों को आत्मविश्वास बढ़ा और वे ये मानने लगे कि षड्यंत्र और कुचक्रों द्वारा भारतीयों के विरुद्ध ही परास्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की जा सकती है। यानी अंग्रेज इस बात को भांप गए कि भारतीयों के विरुद्ध ही षड्यंत्र करवाकर वह अपने उल्लू या अपने काम सिद्ध कर सकते हैं। युद्ध के परिणाम मीर जाफर बंगाल का नवाब अवश्य बन गया। मीर जाफर नवाब बन गया, किंतु उसकी शासन सत्ता कंपनी के सैनिक सहयोग पर टिकी हुई थी। यानी सैनिक उसका सहयोग नहीं कर रहे थे, सैनिक सहयोग पर टिकी थी। इस पर मीर जाफर कंपनी के हाथों का खिलौना बन गया और वास्तविक शासन सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई। यानी वो नाम मात्र का शासक रहा और वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई। इससे पूर्व अंग्रेज केवल एक व्यापारिक कंपनी के मालिक थे। उस समय कंपनी पर नवाब का नियंत्रण था। प्लासी के युद्ध ने कंपनी के नवाब को नियंत्रण में समाप्त कर दिया। यानी प्लासी के युद्ध के बाद अब अंग्रेज किसी की भी सत्ता मानने को तैयार नहीं थे। उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया, नियंत्रण को समाप्त कर दिया। अब नवाब पर कंपनी के नियंत्रण को मजबूत बना दिया। यानी अब उल्टा हो गया, यानी नवाब पर कंपनी का नियंत्रण और से हम बोलते हैं ना टाइट तरीके से स्थापित हो गया, मजबूत बना दिया। उसकी असहायता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि वह चाहते हुए भी मीर जाफर अपने दीवान राय दुर्लभ, बिहार के नायब दीवान राम नारायण को किसी प्रकार की सजा न दे सका, क्योंकि वह कंपनी के वफादार व्यक्ति थे। कंपनी की कृपा प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन हो सकता था। अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि बाद में मीर जाफर को पदच्युत करने में उन्हें किसी प्रकार की रक्तपात का सामना नहीं करना पड़ा। प्लासी के महत्व की चर्चा करते हुए इतिहासकार मेलिसन ने लिखा है कि इतना तात्कालिक, स्थायी और प्रभावशाली परिणाम वाला कोई युद्ध नहीं था जितना यह था। अल्फ्रेड लॉयल ने लिखा है, प्लासी में क्लाइव की सफलता ने बंगाल में युद्ध तथा राजनीति का एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र अंग्रेजों के लिए खोल दिया। इस युद्ध ने व्यापारियों की आकांक्षाओं को जागृत कर दिया कि वे भारत में साम्राज्य स्थापना का स्वप्न देखने लगे। दक्षिणी भारत में निजाम मराठों की उपस्थिति के कारण साम्राज्य की स्थापना का काम सरल नहीं था, परंतु बंगाल इन शक्तियों से काफ़ी दूर था। बंगाल को केंद्र बनाकर वे सुगमता से मुगलों की राजधानी दिल्ली के द्वार खटखटा सकते थे। यह युद्ध मुगल साम्राज्य के लिए भी घातक सिद्ध हुआ। एक व्यापारिक कंपनी ने उसके एक सूबेदार को हटाकर उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। अर्थात यह स्पष्ट है कि मुगल साम्राज्य केवल एक मूक दृष्टा से यानी देखता रह गया और कोई भी शक्ति अपने बल पर सूबेदार को हटा सकती है और नियुक्त कर सकती है। बंगाल की राजनीति में अब अन्य यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव क्षीण हो गया। फ्रांसीसी बंगाल की धरती पर भी कभी पनप नहीं सके और डचों ने अंग्रेजों को चुनौती देने का साहस नहीं किया, तो उन्हें अपने प्रयास में बुरी तरह से असफल होना पड़ा। इस प्रकार बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता कायम हो गई। यानी इस युद्ध से बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना सही अर्थों में स्थापित हो गई। अगला है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व यानी अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत को लूटा, उसकी स्टार्टिंग कैसे थी वह देखेंगे। बंगाल भारत का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था। 1757 से 1760 ईस्वी के मध्य मीर जाफर ने लगभग 3 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में अंग्रेजों को दिए। 3 करोड़ रुपए उस समय अंग्रेजों को दिए। क्लाइव को 30,000 पाउंड प्राप्त हुए। बाद में 37,70,883 पाउंड क्षतिपूर्ति के रूप में भी प्राप्त हुए। यानी वो तो रातों रात ही अमीर हो गया। उसके अनुसार 16 लाख रुपए और कुछ के अनुसार 2 से 3 लाख पाउंड के बीच की राशि प्राप्त हुई। प्रत्येक अंग्रेज अधिकारी और सैनिक को अच्छी खासी रकम प्राप्त हुई। अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए मीर जाफर ने अपने महल के सोने चांदी के बर्तन तक बेचने पड़े। वस्तुतः बंगाल प्रांत के समृद्ध स्रोतों में ने कंपनी को कर्नाटक का तीसरा युद्ध जीतने में सहायता दी। इस युद्ध के बाद वह युद्ध शुरू हुआ जिसमें अब व्यापार के साथ राज्य विस्तार भी जुड़ गया। बंगाल में कंपनी के 24 परगनों की जागीरी प्राप्त हुई। प्लासी युद्ध से पूर्व कंपनी को भारत में माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी लानी पड़ती थी। अब उन्हें भारत में ही इतना धन मिल गया कि वह तमाम जरूरी सामान खरीद सकती थी। इतना ही नहीं, अभी तो बंगाल से प्राप्त धन कंपनी ने चीन के व्यापार में लगाना भी शुरू कर दिया। इससे बंगाल को जो आर्थिक शोषण हुआ
उसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को 3 सूबों बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यवसाय करने की छूट मिल गई। कंपनी ने इसका लाभ उठाया और तीनों प्रांतों के भीतरी भागों में अपनी अनेक सैनिक फैक्ट्रियां, कोठियां कायम की। कलकत्ता में कंपनी ने अपनी टकसाल कायम की, जहां 19 अगस्त 1757 को दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला सिक्का जारी किया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला सिक्का भी जारी किया। नैतिक महत्व, इस युद्ध का नैतिक महत्व क्या रहा? नैतिक महत्व। अब हम नैतिक महत्व से प्लासी के युद्ध को औचित्य की बात कर लें। क्या सिराजुद्दौला पर क्लाइव का आक्रमण उचित था? क्लाइव का अन्य अंग्रेजों अधिकारियों ने अपने षड्यंत्रों एवं जालसाजियों पर पर्दा डालने के लिए सिराजुद्दौला पर झूठे आरोप लगाए और उसके चरित्र को कलंकित करने का प्रयास किया था, जबकि अंग्रेज इतिहासकार मेलिसन ने लिखा है कि वास्तव में सिराजुद्दौला योग्य, ईमानदार और शांतिप्रिय व्यक्ति था। अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही उसे धोखा दिया, यद्यपि उसने अंग्रेजों को धोखा देने का प्रयास नहीं किया। अतः क्लाइव का षड्यंत्र एवं आक्रमण नैतिक दृष्टि से सर्वथा निंदनीय था। इससे भी अधिक निंदनीय व्यवहार मुस्लिम सरदारों मीर जाफर, यार लतीफ़ खां, हुसैन खां, अब्दुल, हिंदू साहूकारों और जमींदारों का रहा। उन्होंने थोड़े से प्रलोभन में आकर अपने शासकों और राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया और अपने देश को बेच डाला। नेक्स्ट, ये हो गया बंगाल में जो प्रारंभिक प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बारे में। अब पढ़ेंगे मीर जाफर और अंग्रेज। मीर जाफर और अंग्रेज। अंग्रेजों ने मीर जाफर को शासक तो बना दिया, किंतु अपने हाथों की कठपुतली भी बनाए रखा। प्लासी के युद्ध के बाद 29 जून 1757 को क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब घोषित किया और स्वयं अपनी सेना लेकर मुर्शिदाबाद की ओर चला गया। इस युग में बंगाल की जनता पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी थी। राजसत्ता में परिवर्तन में उसकी किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं थी। यही कारण है कि मामूली सी सेना के साथ कोई भी साहसिक सेनानायक राज्यों के शासन को मनचाहा परिवर्तन कर सकता था। नया नवाब मीर जाफर एक कमजोर तथा अयोग्य व्यक्ति था। मीर जाफर कमजोर और अयोग्य व्यक्ति था। क्लाइव ने शीघ्र ही यह प्रकट कर दिया कि शासन की वास्तविक शक्ति उसके पास है। मीर जाफर नाम मात्र का नवाब है। क्लाइव ने जगत सेठ के माध्यम से बंगाल में हुई सत्ता परिवर्तन के लिए मुगल सम्राट की भी स्वीकृति मंगवा ली, यानी मुगल सम्राट ने भी उसकी स्वीकृति मांग ली और उन्होंने दे भी दी होगी। मीर जाफर के राज्याभिषेक के अवसर पर क्लाइव ने कहा था कि अंग्रेज वापस कलकत्ता चले जाएंगे और अपना ध्यान व्यापार की ओर केंद्रित करेंगे, परंतु उनके भावी कार्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह नवाब तथा शासन तंत्र पर अपना नियंत्रण रखना चाहता था। इसलिए उसने सभी महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे। उदाहरणतः षड्यंत्रकारी राज दुर्लभ को मंत्री पद पर नियुक्त करवाया। कहा जाता है कि क्लाइव ने राज दुर्लभ के साथ अलग से एक गुप्त समझौता किया था, जिसमें राज दुर्लभ ने क्लाइव के दावे का समर्थन करने का आश्वासन दिया। राज दुर्लभ नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करता रहा और नवाब को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने राज दुर्लभ को हटाने का फैसला लिया, परंतु राज दुर्लभ को क्लाइव का समर्थन प्राप्त था, अतः उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सका। दूसरा उदाहरण बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण का है। क्लाइव के साथ उसका भी समझौता कर रखा था। शासन चलाने के निर्देश में वह क्लाइव से सीधे प्राप्त करता था। उसने नवाब के आदेशों को कभी सम्मान नहीं किया और नवाब उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न कर सका। शासन पर नियंत्रण स्थापित होने के बाद क्लाइव ने भारतीय अधिकारियों को निर्देश भिजवाया कि वे अपने अपने क्षेत्रों से फ्रांसीसियों को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दें। उन्हीं दिनों नवाब को 2 जमींदारों ने विद्रोह कर दिया। क्लाइव ने नवाब को भी निर्देश दिया कि वह तुरंत जाकर विद्रोह को दबाए और उनके लिए 500 सैनिक भी दिए। इस सहायता के बदले क्लाइव ने बंगाल में शोरे का उत्पादन का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। केवल 15% शोरे पर नवाब का अधिकार छोड़ा गया। शोरे का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था, अतः स्पष्ट है कि मीर जाफर नाम मात्र का शासक था, यानी मीर जाफर उसके हाथों की कठपुतली मात्र बनकर ही रह गया। अगला है अली गौहर। शहजादा अली गौहर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय इस समय अवध में भटक रहा था, यानी अली गौहर जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की अव्यवस्था का हाल सुनकर उसने
इन प्रांतों में अपना भाग्य आजमाने का प्रयास किया। इसके लिए उसे अवध के नवाब से सैनिक सहायता भी मिल गई। 13 अप्रैल 1759 में पटना पर आक्रमण कर दिया। मीर जाफर ने असंतुष्ट सरदार गुप्त रूप से शहजादा से मिल गए थे। पटना में नायब सूबेदार राम नारायण ने अली गौर को मार भगाया, परंतु क्लाइव ने उस समय अपनी सेना के साथ युद्ध स्थल के निकट ही था। विजय का सारा श्रेय स्वयं ले लिया। उसका मानना था कि शहजादा ब्रिटिश सेना के भय से भाग खड़ा हुआ है। इसके लिए मीर जाफर ने क्लाइव को व्यक्तिगत जागीर प्रदान की। 1760 में अली गौर ने पुनः बिहार पर आक्रमण किया, परंतु इस बार वह असफल रहा। अब अंग्रेज मीर जाफर के रक्षक कहलाए जाने लगे, यानी मीर जाफर के जो आक्रमण जो हो रहे थे उस पर, उसके जागीरों पर अंग्रेजों ने उस पर आगे बढ़कर आक्रमण करके उनको भगा दिया। अतः वह अब मीर जाफर के रक्षक कहलाने लगे अंग्रेज। अगला है डचों पर आक्रमण, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बंगाल में डचों का व्यापार था। पटना, ढाका, पीपली, चिंसुरा, कासिम बाजार के निकट उनकी फैक्ट्रियाँ थी। बंगाल के प्रांत के भीतरी भागों में उनकी कई शाखाएं थी। बड़ा नगर तथा चिंसुरा के प्रदेश तो उनके अधिकार में थे ही। जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया था तब डचों से सहायता मांगी थी, परंतु डचों ने नवाब को सहायता नहीं दी थी। इस अवसर पर अंग्रेजों ने भी डचों से सहयोग मांगा, किंतु डचों ने इनको भी सहयोग नहीं दिया। परंतु फुलटवा द्वीप में शरण लेने वाले अंग्रेजों को डचों ने अवश्य मदद पहुंचाई थी। जब मीर जाफर की सहायता से बंगाल में फ्रांसीसियों का प्रभाव क्षीण कर दिया तो डचों को भी अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। अंग्रेज लेखकों ने मीर जाफर पर डचों से साठगांठ करने का आरोप लगाया, जो सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि वे उनके प्रबल प्रतिद्वंदी सिद्ध हो सकते हैं। अतः अंग्रेजों ने आवश्यक कार्रवाई के बाद डचों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। 25 नवंबर 1759, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1759 बेदरा का युद्ध। बेदरा 59 को बेदरा नामक स्थान पर दोनों के मध्य संघर्ष हुआ, लड़ा गया, जिसमें डच हार गए और शांति वार्ता की प्रार्थना करनी पड़ी। इस समय मीर जाफर का पुत्र मीरन भी सेना से डचों को सजा देने आ पहुंचा। अंत में क्लाइव की मध्यस्थता से संधि हुई, जिसके अनुसार डचों ने भविष्य में युद्ध न करने, नए सैनिकों की भर्ती, किलेबंदी न करने का आश्वासन दिया। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों के सुरक्षार्थ केवल 125 यूरोपीय सैनिकों को रखना स्वीकार किया। बेदरा का युद्ध बंगाल की सत्ता स्थापना की दिशा में प्लासी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। क्लाइव के टोपे में यह अतिरिक्त पंखुड़ी थी। इस वजह से बंगाल अंग्रेजों की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई। फ्रांसीसियों की भांति डचों की महत्वाकांक्षा भी पूर्ण रूप से कुचल दी गई। अब बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता को गंभीर चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल में अंग्रेजों को जो चुनौती देने वाले थे अब कोई नहीं बने और पूरी तरीके से उनका शासन स्थापित हो गया। प्रशासनिक व्यवस्था। मीर जाफर की अयोग्यता, दूरदर्शिता तथा क्रोधी स्वभाव के कारण प्रशासन व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। मीर जाफर की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह न तो अपने ऊपर भरोसा था, न ही अपने सहयोगियों पर विश्वास करता था, क्योंकि वह धोखाधड़ी से शासक बना। राजकोष पहले से ही रिक्त था। मराठा नवाब से निरंतर चोट वसूल कर रहे थे और क्लाइव भी इस समय मराठों को छेड़ना उचित नहीं समझता था। अव्यवस्था के कारण राजस्व की वसूली भी नहीं हो पा रही थी। कंपनी तथा उसके अधिकारी नवाब से अधिक धन की मांग कर रहे थे। नवाब कंपनी की निर्धारित किस्तें भी नहीं दे पा रहा था, जबकि अनाधिकृत मांगें बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में नवाब को अपने सैनिकों को वेतन नहीं चुका पाया। कंपनी के दबाव पर नवाब ने बर्दवान, नादिया और हुगली के क्षेत्र राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी को सौंपना पड़ा, जब तक कि उसकी किस्तों का धन वसूल न हो जाए। ऐसी स्थिति में 25 फरवरी 1660 को क्लाइव होलवेल को कंपनी के कार्यों का चार्ज देकर स्वयं स्वदेश लौट गया। यानी क्लाइव अब स्वदेश लौट गया। मीर जाफर को हटाना, यह हम अगले अध्याय में देखेंगे। इस प्रकार हमने इस अध्याय में प्लासी के युद्ध, अलीनगर की संधि, किस प्रकार बेदरा का युद्ध लड़ा गया आदि बातों की परिचर्चा की, और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार प्लासी के युद्ध में 3000 सैनिकों के सामने 50,000 की सेना परास्त हो गई और भारत पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई और करोड़ों रुपए उनको प्राप्त हुए। इस प्रकार जो अंग्रेज पहले सोना चांदी लेकर भारत में व्यापार करते थे, अब उन्हें सोना चांदी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसे इतना धन प्राप्त हो गया था
कि उससे उनकी क्षतिपूर्ति, कमी पूर्ति पूरी की जा सकती थी। अतः इस क्लास में इतना ही। आप सब इस क्लास को कंटिन्यू रखिए ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आती रहे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।